नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पारदर्शिता की नई परिभाषा अगर आपको समझनी है तो 2017 में पास इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून से समझ सकते हैं। इस कानून के पास होने के बाद आप कभी नहीं जान सकते कि किस एक दल को कई सौ या कई हजार करोड़ रुपए का चंदा कौन सी कंपनी या कोई व्यक्ति दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात को लेकर चिंतित है कि नगद के रूप में 20,000 रुपए तक का जो चंदा दिया जाता है उसमें पारदर्शिता नहीं है। मतलब 20,000 कैश कौन दे रहा है पता चले तो इस तर्क से यह क्यों नहीं पता चले कि किसी एक दल को 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का चंदा कौन दे रहा है। अगर पारदर्शिता इतनी जरूरी है तब तो चुनाव आयोग को यह लिखना चाहिए कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम पता चलना चाहिए। इससे पारदर्शिता आती है। क्या किसी भी कानून को आप पारदर्शी कह सकते हैं जिसके कारण करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले का नाम ही पता ना चले। यह दौर गोदी मीडिया का है, सूचनाओं और सवालों पर खास तरह के नियंत्रण का। झूठ अब फेक न्यूज से आगे जा चुका है। सूचनाओं के प्रसार के बहुत सारे माध्यम आपकी जेब में हैं, फोन में हैं, मगर सूचनाएं नहीं है। सवाल करने के लिए नागरिकों को सूचनाएं चाहिए और वो नहीं है। सूचनाओं को आप न्यूज या खबर भी कहते हैं। इनके नाम पर इवेंट कवर हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप कर्तव्य पथ के कवरेज और चीता के कवरेज से इसे समझ सकते हैं। चीता के कवरेज के नाम पर आपने ज्यादातर प्रधानमंत्री को देखा होगा। ऐसे माहौल में चीता बचते हैं या नहीं, यह सही भी है या नहीं, इस तरह के सवालों और जानकारियों से लैस कोई बहस या रिपोर्ट आपने कम देखी होगी। तो इस तरह से आप देख तो रहे हैं मगर जान कुछ नहीं रहे। सूचना की जगह छवि बिठाई जा रही है। आप छवि को ही काम मान लेते हैं, परिणाम मान लेते हैं। सूचना तंत्र का उपभोग करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसा ही हो चुका है। आंखें हैं मगर धसी हुई हैं, गाल पिचक गए हैं, कपार सिकुड़ गया है। इन चेहरों के भीतर इतनी ही चेतना बची हुई है कि वोटिंग मशीन पर उंगलियां दब जाती हैं। टेक्नोलॉजी ने कई तरह के माध्यम तो दे दिए, टीवी नहीं तो यूट्यूब, यूट्यूब नहीं तो इंस्टा, इंस्टा नहीं तो ट्विटर, ट्विटर नहीं तो फेसबुक, मगर सूचनाएं कहां हैं? सूचनाओं पर इतना सख्त पहरा है कि सवाल कर देने भर से रिपोर्टर की नौकरी चली जाती है। और अब तो सवाल करने वाले रिपोर्टर ही नौकरी पर नहीं रखे जाते। कहीं भी नई सूचना नहीं है, नए सवाल नहीं है, प्रचार ही सूचना है। स्क्रीन पर जो मानव चेहरे हैं नारियल के उस फल की तरह हैं जो पेड़ से गिरने के बाद जड़ों के आसपास पड़े पड़े सड़ते गलते नजर आने लग जाते हैं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून पास हुआ तब जनता ने स्वाभाविक सा लगने वाला यह सवाल क्यों नहीं किया कि 200 करोड़ का बॉन्ड कौन कंपनी, कौन आदमी खरीद रहा है। उसके नाम पर कानून बनाकर पर्दा डाल दिया गया है। तब यह कानून पारदर्शी कैसे हो सकता है? जब जनता यह सवाल पूछने के लायक नहीं बची तब वह इस प्रस्ताव के खतरों या खूबियों को कैसे समझ सकेगी जिसे चुनाव आयोग ने कानून मंत्री के पास भेजा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखा है कि अज्ञात रूप से कोई 2000 से अधिक कैश चंदा दे तो उस पर रोक लगनी चाहिए। इस वक्त 20,000 रुपए तक नगद चंदा दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मीडिया में कई जगहों पर छपी है। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार को सुझाव दिया है कि चुनावी चंदे में काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किए जाएं। हाल ही में चुनाव आयोग ने 284 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 250 से अधिक दल सक्रिय भी नहीं। इनमें से कईयों पर कर चोरी के आरोप हैं। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि कई दलों ने चंदे की रिपोर्ट में जीरो दिखाया, लेकिन उनके खातों की ऑडिट करने पर पता चला कि चंदा लिया गया था। आयोग का यह भी सुझाव है कि किसी भी दल को 20 करोड़ से ज्यादा नगद चंदा ना मिले या जितना भी चंदा मिलता है उसका 20% ही नगद चंदा मिले। तमाम मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें बनाते हैं, जो विपक्ष में होते हैं, उन दलों में कितना कैश चंदा मिलता है, उन दलों ने कितनी गड़बड़ियां की। यह भी सुझाव है कि चुनाव में उम्मीदवार 2000 से ऊपर का जितना भी खर्चा करेगा या तो चेक से करेगा या डिजिटल पेमेंट से करेगा। इसके लिए खाते खोलने होंगे अलग से और सारा खर्चा इसी खाते से होगा। उम्मीदवार विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। नगद चंदा देने के खतरे हैं, लेकिन अब इसके सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया है
जो उससे भी बड़ा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया जाने वाला चंदा। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कई महीनों के इंतजार के बाद खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जल्दी सुन सकता है। हमें देखना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद नगद चंदा की सीमा तय करने से कौन सा हम बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। हालत ऐसी हो गई है कि जैसे ही डिजिटल पेमेंट या चेक से पेमेंट का जिक्र आता है, मान लिया जाता है कि सब कुछ अब पारदर्शी हो जाएगा। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून पास हुआ। इस साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि चंदा देने वाला चेक या अन्य पारदर्शी तरीके से चंदा देने से डरता है, घबराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, सरकार परेशान करेगी। चूंकि चेक से कोई चंदा नहीं देना चाहता था, इसलिए तत्कालीन वित्त मंत्री ने बॉन्ड का प्रस्ताव किया। मतलब आप बॉन्ड खरीद लें, आपका नाम किसी को पता नहीं चलेगा। जब करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाए जा रहे हैं, तब 2000 रुपए चंदा देने वाले आम लोगों के नाम क्यों बताए जाने चाहिए? यही नहीं, जिस खबर को सूत्रों के हवाले से छापा गया है कि एक आदमी या एक सोर्स से 2000 रुपए ही कैश में चंदा दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यह तो 2017 में भी संसद में अरुण जेटली ने कहा था कि चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी राजनीतिक दल को कैश में 2000 से ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकेगा। उस साल योगेंद्र यादव ने हिंदू में लिखा कि वित्त मंत्री अपने भाषण में दावा करते हैं कि चुनाव आयोग के सुझाव का पालन कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में कुछ और है। फाइनेंस बिल में 20,000 तक कैश चंदा देने की सीमा को नहीं बदला गया है। मंत्री ने केवल प्रस्ताव भर किया है, फैसला नहीं। स्क्रोल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप छोकर का बयान छपा था कि इससे खास फायदा नहीं होगा। अब राजनीतिक दल 1999 रुपए का चंदा दिखाने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक राजनीतिक दलों के चंदे के सोर्स का सवाल है, 70% चंदे के सोर्स का पता ही नहीं चलता, अनाम रह जाता है। देखिए, ये भेदभाव तो है ही कि जो कम चंदा देगा उसको नाम पता बताना पड़ेगा और जो ज्यादा चंदा देगा उसको नाम पता नहीं बताना पड़ेगा। तो ये तो सीधा सीधा भेदभाव है। और इसकी वजह यही है कि जो लोग ज्यादा करोड़ों में चंदा देते हैं उनके लिए सरकार सहानुभूति पूर्ण होती है, और जो लोग कम चंदा देते हैं वो तो देते रहते हैं, उसका तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। 1-1 हजार अगर कोई देगा तो कितने हजार देना पड़ेगा कि कोई आदमी सीधे सीधे 1 करोड़ दे देगा, 10 करोड़ दे देगा, 200 करोड़ दे देगा। तो ये कम चंदा देने वाले और ज्यादा चंदा देने वाले में भेदभाव बिल्कुल है। इसका असर यही पड़ता है कि राजनीतिक दल छोटे चंदे देने वालों की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते हैं, वो सिर्फ बड़ा चंदा देने वालों की तलाश में रहते हैं कि जो ज्यादा चंदा दे दे एक ही दफा में, तो फिर औरों से नहीं मांगना पड़ेगा। छोटी पार्टियां ये वो हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उनको इसका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि उनको बड़ा चंदा देने वाले शायद ज्यादा गौर नहीं करेंगे। ये जो अभी जो आजकल की सूचना है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है लॉ मिनिस्ट्री को, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि लोग कैश जो डिक्लेयर करें, जो कैश डोनेट करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको डिक्लेयर करेंगे। तो अगर किसी को डिक्लेयर करना होगा तो वो कैश देगा ही क्यों? और अगर कोई आदमी कहेगा कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को 200 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 20 करोड़ कैश में दिया और 180 करोड़ मैंने चेक में दिया, तो पहले तो उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 20 करोड़ कैश में कहाँ से आया? वो उसका क्या जवाब देगा? तो ये जो अभी ये चिट्ठी का तो कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है। जो 20,000 को 2,000 किया गया है ये पहले भी हो चुका है, और फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग पहले 19,999 रुपए की रसीदें काटते थे, अब वो 1,999 रुपए की रसीदें काटना शुरू कर देंगे। फर्क इससे जमीन पे कुछ नहीं पड़ेगा। नियम तो ऐसा हो कि चाहे बॉन्ड खरीदने वाला हो या चेक से देने वाला हो या नगद देने वाला हो, सबका हिसाब पारदर्शी तरीके से जनता के बीच मौजूद हो। किसी कंपनी पर रोक नहीं है कि वह 1 करोड़ से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। फिर आम लोगों पर कैसे पाबंदी लग सकती है कि वह 2000 से ज्यादा नगद में चंदा नहीं दे सकता? क्या हम इस तरीके से किसी दल को बड़ी कंपनियों के चंदे पर निर्भर नहीं बना रहे? एक सवाल यह भी है कि ऐसा कर कहीं हम
किसी नई राजनीतिक पार्टी के बनने की संभावना को भी खत्म तो नहीं कर दे रहे। उदाहरण के लिए जब कांशीराम अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे थे तब अक्सर कहा करते थे कि कंपनी वाले लोग, बड़े पूंजीपति उनकी पार्टी को चंदा नहीं देते हैं, इसलिए आम लोगों से कैश में चंदा लेते हैं। अगर ऐसा कानून तब होता कि कोई राजनीतिक दल 20 करोड़ से ज्यादा कैश में चंदा नहीं ले सकता है, तब क्या बसपा जैसी कोई पार्टी होती? क्या तब इस पार्टी के कारण देश को स्वतंत्र रूप से दलित मुख्यमंत्री मिलती? अक्सर जब कोई नई विचारधारा जन्म लेती है तो आम लोग अपनी जेब से चंदा देकर उस पार्टी को वर्षों तक चलाते हैं। हमारा सवाल साफ है, कितने करोड़ का बॉन्ड खरीदें उस पर कोई सीमा नहीं, तो कितना चंदा कैश में देंगे उस पर सीमा कैसे हो सकती है? वैसे भी 20,000 से ऊपर जो कैश देते हैं उनका पैन नंबर बताना होता है, तब इसे घटाकर 2,000 क्यों किया जा रहा है? इससे तो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों की पहचान उजागर हो जाएगी। एक तरीके से विपक्ष के ऊपर, छोटी पार्टियों के ऊपर, जिन पार्टीज का फंडिंग जो है क्राउड फंडिंग होता है, जैसे हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी क्राउड फंडिंग होता है। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो 100-100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का चंदा देते हैं, वो कहां से इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे? क्या हमारी पार्टी का बेस इलेक्टोरल बॉन्ड वाला है? और हमारी पार्टी वैसे भी कॉर्पोरेट फंडिंग लेती नहीं है। तो सबसे पहले रिफॉर्म होना चाहिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी, जो हमने पीछे का डेटा देखा है, मोर देन 80% इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ही पार्टी को जा रहे हैं, सरकारी पार्टी को जा रहे हैं। और आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी कॉर्पोरेट हाउस की, कि वो विपक्ष को पैसा दे दे, क्योंकि दे विल बी स्क्रूड अपॉन। अगर बड़े राजनीतिक दल अपनी तरफ से गलत जानकारी देते हैं तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिस तरह से छोटे और गैर मान्यता प्राप्त दलों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप छोकर ने द वायर में लिखा है कि 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बात के लिए दोषी पाया कि विदेशी चंदे से संबंधित FCRA कानून का उल्लंघन किया गया है और 6 महीने के भीतर इन दोनों दलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा बैकडेट से इस कानून में बदलाव कर दिया गया। कई खबरें मिल जाएंगी जिससे पता चलता है कि सरकार बनाने वाली और सरकार में हिस्सा लेने वाली पार्टियां अपने चंदे का हिसाब सही तरीके से नहीं देती हैं, समय से भी नहीं देती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की से खबर को देखिए, दिसंबर 2014 की है। इसमें कहा गया है कि एनसीपी और सीपीआई ने बताया है कि उनकी पार्टी को केवल 15 और 44 लोगों ने ही 20,000 से अधिक का चंदा दिया। इसी रिपोर्ट में है कि बीजेपी अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 2013-14 में 20,000 से अधिक का चंदा देने वालों की सालाना रिपोर्ट चुनाव आयोग को नहीं दी। ईडीआर की रिपोर्ट है कि बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया कि उसे 20,000 से अधिक का किसी ने चंदा ही नहीं दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट 2014 की है, जिससे पता चलता है कि बड़े राजनीतिक दल भी चंदा देने वालों के बारे में कितनी सही जानकारी देते हैं, मगर इनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जिस तरह से गैर मान्यता प्राप्त 250 दलों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। राजनीतिक दल इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड, चेक, डिजिटल पेमेंट, कैश के रूप में चंदा ले सकते हैं। इस चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा बहुत बड़ा हो चुका है। इस सवाल को देखना चाहिए। एक समय नियम था कि कोई कंपनी अपने मुनाफे का केवल 7.5% तक ही किसी दल को चंदा दे सकती है और जिसे चंदा दिया जाएगा उसका हिसाब कंपनी अपने बही खाते में दर्ज करेगी। सरकार ने इस नियम को बदल दिया, 7.5% की सीमा समाप्त कर दी गई और यह प्रावधान भी हटा दिया गया जिसके तहत किसी कंपनी को बताना पड़ता था कि किस दल को कितना चंदा दिया गया है। यहां याद करने की जरूरत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून आया कैसे, उस समय की आपत्तियों को कैसे नजरअंदाज किया गया। इस संदर्भ में हम 27 नवंबर 2019 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री पर हिंदी में नितिन सेठी की 6 रिपोर्ट छपी थी उस साल, अंग्रेजी में हफ पोस्ट पर छपी थी। प्राइम टाइम के उस पुराने हिस्से को हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए, किन बातों को छोड़ दिया गया।
नितिन सेठी की पहली रिपोर्ट काफी खतरनाक लगती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए शुरू में जो कॉन्सेप्ट नोट बना वित्त मंत्रालय के भीतर, वो किसी अधिकारी के लेटर पैड पर नहीं था, आधिकारिक कागज पर नहीं था, बल्कि सादे कागज पर था। ना तो सादे कागज पर तारीख थी और ना ही किसी का दस्तखत। पूर्व अधिकारियों ने इस कागज को देखकर बताया है कि बाहर से किसी ने लिखा है ऐसा लगता है और इसकी भाषा अधिकारियों की भी नहीं लगती है। 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली बजट पेश करने वाले थे। उसके 4 दिन पहले रिजर्व बैंक से राय मांगी जाती है। सोचिए, तब के राजस्व सचिव हसमुख अधिया के जवाब के अनुसार तब तक वित्त विधेयक की कॉपी छप चुकी थी, तब राय क्यों मांगी गई भाई? फिर भी रिजर्व बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराता है, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक की आपत्ति गोपनीयता को लेकर थी, तो जवाब मिला कि दान देने की गोपनीयता इसका उद्देश्य है, देने वाले का पता न चले, यह मकसद है। बजट पेश करने से 4 दिन पहले एक सीनियर टैक्स अफसर को कुछ गड़बड़ियां नजर आती हैं। यही कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़े कॉरपोरेशन अपनी पहचान छिपाते हुए असीमित धन, अकूत संपदा धन राजनीतिक दलों को दे सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में बदलाव किया जाए। उसी दिन वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को ईमेल भेजकर त्वरित टिप्पणी मांगता है। सोचिए, 30 जनवरी 2017 को रिजर्व बैंक कहता है कि उसके अधिनियम में संशोधन से गलत परंपरा की शुरुआत होगी, मनी लॉन्ड्रिंग इस बॉन्ड से बढ़ जाएगी, पैसा किसी तीसरी पार्टी का होगा और खरीदने वाला कोई और होगा। इससे पारदर्शिता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यहां आपत्ति वाली बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने सवाल पूछा कि क्या किसी ने इस कानून को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। तब सदन में वित्त राज्य मंत्री ने कह दिया किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जब यह कानून पास हो गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने कानून व न्याय मंत्रालय से कहा कि यह कानून पारदर्शी नहीं है। फिर से 2019 के प्राइम टाइम का एक छोटा सा हिस्सा देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों की विदेशी सोर्स से अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदा देने वाला शेल कंपनियां बना लेगा कागजी यानी फर्जी, और काला धन राजनीतिक दलों के खाते में जाकर खप जाएगा, सफेद हो जाएगा। पैसे का सही स्रोत कभी सामने नहीं आएगा। आयोग चाहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वापस ले लिया जाए। सोचिए, कानून मंत्रालय ने इन आपत्तियों को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया। वित्त मंत्रालय ने इसे अनदेखा किया। फिर भी अक्टूबर 2018 के अंत तक चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लेने की बात करता रहा। इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अनदेखा किया। इसके बाद भी वित्त राज्य मंत्री संसद में कहते हैं कि किसी ने आपत्ति नहीं की। जनवरी 2019 में वित्त राज्य मंत्री को कहना पड़ गया कि एक गलती स्वीकार करनी पड़ रही है कि आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सरकार ने उन आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या किया। नितिन सेठी ने 6 रिपोर्ट की एक सीरीज की थी। यही नहीं, जिन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट छापी उसे भी पब्लिक कर दिया ताकि देश की जनता और सरकारी एजेंसियां देख सकें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून किस तरह से लाया गया। नितिन सेठी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि वित्त विधेयक छपने के बाद रिजर्व बैंक से सुझाव मांगा जाता है। अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कई हजार करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों के पास आया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है। सवाल है, हजारों करोड़ रुपए का बॉन्ड कौन खरीद रहा है? अगर उसकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी के फायदे के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, यह सब कैसे पता चलेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से यह पता लग सकता है कि 1,000 रुपए के बॉन्ड कितने बिके, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड कितने बिके, 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड कितने बिके। ये नहीं पता चल सकता कि कम दाम या कम डिनोमिनेशन वाले बॉन्ड किसने खरीदे और ज्यादा वाले किसने खरीदे। लेकिन ये जरूर है कि करीब 90 से 95% जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा के होते हैं। 1,000 रुपए का बॉन्ड तो शायद ही किसी ने खरीदा हो। एक प्रेस रिपोर्टर ने जरूर खरीदा था शुरू में, उसको चेक करने के लिए कि उस पर नंबर गलत है कि नहीं। बाकी छोटे डिनोमिनेशन के बॉन्ड बिल्कुल नहीं बिकते और बड़े डिनोमिनेशन के बॉन्ड ज्यादा बिकते हैं। उससे यही जाहिर होता है कि राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में चंदा मिलता है, और बड़ी मात्रा में जहां से चंदा मिलता है
उनके बारे में तो फिर राजनीतिक दलों को वाकई में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जहां से पैसा आता है उसकी तरह उसको खुश रखने की कोशिश की जाती है और उनके काम किए जाते हैं। मनरेगा में किसे मजदूरी मिलती है, सरकार उनका नाम, फोटो और बैंक का नाम सब वेबसाइट पर डाल देती है। लेकिन सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं, उनका नाम वेबसाइट पर नहीं डाला जाता। और आपने मान भी लिया कि बॉन्ड से राजनीति में काला धन समाप्त हो गया है। यह खबर इसी साल जून की है, कई जगहों पर छपी है, मगर इसकी पड़ताल रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ही की है, जिसके पत्रकार नितिन सेठी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक साथ 6 रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड से केवल 19 राजनीतिक दलों को ही बॉन्ड मिला है। इसमें 2017-18 और 2019-20 के बीच जितने भी बॉन्ड खरीदे गए, 67% से ज्यादा का बॉन्ड बीजेपी के पास गया। इस दौरान 6200 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। क्या जनता को नहीं दिख रहा कि बॉन्ड के जरिए एक ही राजनीतिक दल आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता जा रहा है? क्या इससे राजनीति में असंतुलन और निरंकुशता पैदा नहीं हो सकती है? कनाडा में जो नियम कंपनी के लिए है वही व्यक्ति के लिए भी है। वहां आप चाहे व्यक्ति हैं या कंपनी, 1625 कनेडियन डॉलर से ज्यादा का चंदा नहीं दे सकते। कनाडा के इस कानून का एक मकसद यह भी है कि चुनावी राजनीति पर पैसे का प्रभाव कम हो। इसे आप एक और एंगल से समझ सकते हैं। अगर आप एक ही कंपनी से सैकड़ों करोड़ों रुपए का चंदा ले लें तो सरकार में आकर उसी का काम करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह से लेकर रेलवे की जमीन उसी कंपनी को मिलेगी। मूल बात है कि चुनाव में जितना ज्यादा पैसा आएगा, चुनाव कभी भी मुक्त और निष्पक्ष नहीं हो सकता है। अब पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट देखते हैं। पुणे के एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, मगर उसके पहले किसान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। महाराष्ट्र में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, मगर उनको इस हताशा से बाहर निकालने के उपाय किसी को दिख नहीं रहे। महाराष्ट्र में बारिश से फसल बर्बादी की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इससे परेशान किसानों की आत्महत्या के मामले भी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक 42 वर्षीय किसान ने फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देकर खुदकुशी कर ली। पुणे जिले के जुन्नर तहसील के वडगांव आनंद गांव में 17 सितंबर को दशरथ लक्ष्मण केदारी नाम के किसान ने ये चिट्ठी लिखकर मौत को गले लगा लिया। इनकी प्याज की खेती थी, लेकिन फसल का संतोषजनक मूल्य नहीं मिलने से हताश थे। मरने से पहले केदारी ने खत में लिखा था, हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है। क्या करें, हम प्याज को बाजार तक ले जाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं मोदी साहब। आपको उत्पाद के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करना होगा। आप कृषि पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। किसानों को क्या करना चाहिए? फाइनेंस वाले धमकाते हैं और सहकारी समिति के अधिकारी गाली गलौज करते हैं। न्याय के लिए हम किसके पास जाएं? आज मैं आपकी निष्क्रियता के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हूं। कृपया हमें फसलों की कीमत दें, जो हमारा अधिकार है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मोदी साहब। मी आशा शांताराम वाघमारे। बीते 7 सालों में 53,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, लेकिन हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान विरोधी कानून लाने वाले मोदी सरकार ने खेती की लागत बढ़ा दी और बजट का हिस्सा घटा दिया। कांग्रेस एनसीपी को केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का मौका मिला। पुणे के किसान केदारी जी ने कहा है, मोदी जी है और उनकी सरकार की विफलता है। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली तो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया गया था। दोगुनी करना तो छोड़ दीजिए, आज हर घंटे एक से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाने की कोशिश करी और उसके बाद मुंह की खानी पड़ी और कानून वापस लेने पड़े, लेकिन कानून थोपे गए थे और उसके चलते किसानों की शहादत हुई। वहीं एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सीएम शिंदे के हाल के कई गणेश पंडालों के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या के बीच राज्य की सत्ता में बैठे लोग पहले प्राथमिकता तय करें कि क्या मनाना चाहिए। पुणे में किसान की आत्महत्या से मैं आहत हूँ। राज्य में सत्ता में बैठे लोगों को जहां किसानों को आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें ये तय करना चाहिए कि क्या मनाया जाए और किसकी सराहना की जाए।
राज्य में सत्ता में रहने वालों को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। एनसीआरबी ने देश में आत्महत्याओं को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया था कि साल 2021 में कृषि क्षेत्र से संबंधित 10,881 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 5,318 किसान और 5,563 खेत मजदूर थे। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े सर्वाधिक संख्या में 37.3% लोगों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। महाराष्ट्र के किसान मुख्य तौर पर कृषि कर्ज के चलते आत्महत्या करते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल में कथित रूप से शिक्षक घोटाले को लेकर ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी है। इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि बर्खास्त कर दिए गए शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 100 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति बरामद हुई है। इसके एक दिन बाद ममता बनर्जी का बयान आता है कि जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री के इशारे पर काम नहीं करती हैं, क्योंकि सीबीआई अब पीएमओ को रिपोर्ट नहीं करती है। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस को लेकर तनाव बना हुआ है। यहां अलग अलग कोर्स की फीस 3700 से लेकर 5100 से अधिक कर दी गई है। हो सकता है आपको ज्यादा ना लगे, लेकिन इसे दूसरे एंगल से देखिए। इस देश में मुश्किल से लोग 25,000 रुपया महीना कमा पाते हैं। जो 25,000 महीना कमा लेता है वो चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देबराय का कहना है कि भारत एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है। एक निम्न मध्यम वर्गीय देश में 5100 की फीस बहुत ज्यादा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी के दफ्तर की छत पर एक छात्र को गैस सिलेंडर और गैस कटर लेकर चढ़े देख हंगामा हो गया। वो आत्मदाह या आत्महत्या की धमकी देता रहा। बाद में उसे एक छात्र की मदद से पुलिस ने नीचे उतारा। आयुष प्रियदर्शी है, इसकी हालत खराब हो गई है। इसने सिलेंडर लेकर बीसी ऑफिस पर चढ़ गया और कूदने जा रहा था। मैंने अपनी जान पर खेल के इसको पुलिस वालों के साथ जाकर मैं बचाया, लेकिन पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया। एयू के गार्डों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारा पीटा गया एयू के गार्ड द्वारा, जो कि छात्रों के साथ ही अन्याय है। अपने आंदोलन के 15वें दिन सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा छात्रों ने मंगलवार को वीसी दफ्तर का घेराव किया। कुछ और छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। कम से कम 100 छात्र पेट्रोल डाले हैं अपने ऊपर और पी भी लिए हैं, और यहाँ हजारों की संख्या में छात्र पेट्रोल अपने पे डालेंगे। अगर हमारी मांग है 400% फीस वृद्धि के विरोध में। भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को छात्रों पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से इन पर पानी की बौछार छोड़ी गई। किसी तरह पुलिस भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी बात कराई जाएगी। कल की तरह आज भी इनका जो छात्र हैं इनका प्रदर्शन जारी था। तो उसी में कुछ छात्र हैं उग्र हो गए थे, जिसके लिए यहाँ पर फोर्स बुलवाई गई और उनको समझा बुझा के बात की गई और उनको बताया गया कि संवाद के माध्यम से उनकी जो भी समस्या है वो आगे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको पहुँचाएँ और इस तरह का उग्र जो किया गया वो ना करें, उग्र चीज़ें ना करें, और यही बातचीत की जा रही है। पिछले 15 दिनों से यह छात्र फीस वृद्धि को लेकर तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों से कोई बात नहीं कर रहा है। फीस वृद्धि को लेकर छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन ये मसला जिद से नहीं बल्कि आपसी समझ से हल हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्राइवेट इंस्टीट्यूट से फीस की तुलना करना कहीं से उचित नहीं है और छात्रों को भी ये समझना चाहिए कि अगर लंबे समय से फीस नहीं बढ़ी है तो फिर उसे भी समझ कर तय करना चाहिए। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी सेशन लेट होने की तरफ बढ़ता लग रहा है। जहां मध्य जुलाई के बाद पढ़ाई होने लग जाती थी, वहां 10 अक्टूबर को नामांकन की पहली सूची आएगी, उसके बाद ही आएगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चुनें, लेकिन कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका दाखिला एक छोटी सी गलती के कारण नहीं हो पा रहा है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सागर चौधरी CUET परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद नए छात्रों की दाखिले में मदद करते हैं। इनके पास रोज सैकड़ों छात्र अपनी समस्या लेकर आते हैं। मंगलवार को सागर चौधरी इन छात्रों की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन से मिलने पहुंचे। इनका कहना है कि कई छात्रों ने 3 ही विषय की परीक्षा दी, चौथा छूट गया। वो छात्र DU के दाखिले की रेस से बाहर हो गए हैं। CUET के परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती ठीक नहीं हो पा रही हैं। 250 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है, बाद में उनको पता चलता है कि वो योग्य नहीं हैं। 800 मार्क्स में तो उसका परसेंटाइल बन सकता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे तो उसे भी एडमिशन दे सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर कोई मिस्टेक भी हो रही है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्हें एडमिशन अगर दिया जाए तो दे देना चाहिए। उधर परसेंटाइल और नॉर्मल नंबरों को लेकर साइंस के छात्रों के तमाम सवाल हैं। साइंस विषय की CUET परीक्षा देकर ह्यूमैनिटीज विषयों पर ऑनर्स करने वाले छात्रों के नॉर्मल नंबर कम आने की शिकायत है। इस वजह से उनको मनपसंद कॉलेज मिलने में दिक्कत है। इस बाबत छात्रों के सवाल लेकर जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश सिंह के पास पहुंचे तो उनकी सफाई दूसरी थी। अब आप क्या कर रहे हो कि परसेंटाइल भी साथ में देख रहे हो। परसेंटाइल एक दूसरी व्यवस्था है, नॉर्मलाइज मार्क एक और अलग व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है, इसमें कोई एक सोल्यूशन निकालना किसी के लिए भी सरल नहीं है। अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे साइंस से, तब तो आपको कोई डिसएडवांटेज था ही नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रीम चेंज करके उधर आ रहे हैं, वहां पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जब आप कॉम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो नॉर्मलाइज स्कोर आपने लिया है आपका वही लागू होगा। उसका फर्दर नॉर्मलाइजेशन जो इसको हम बोलते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। उसमें तो इस तरफ के बच्चों को फिर नुकसान होगा। वो तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं है इस चीज का। वहीं जामिया विश्वविद्यालय और JNU जैसे विश्वविद्यालय दाखिले के लिए अभी NTA से डेटा आने का इंतजार कर रहे हैं। CUET की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने से लेकर परिणाम आने के बाद में यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन तक कराने में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां छात्रों ने की हैं, जिसके वजह से या तो अब वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं या फिर उनका साल खराब होने की नौबत आ गई है। NTA को चाहिए कि ऐसे छात्रों की परेशानी को जानकर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे उनका साल खराब न हो। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी मेहनत साकार होती लग रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। पंजाब में भी मुख्यमंत्री मान ने घोषणा कर दी है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि गुजरात में सरकार बन गई तो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। आज ही अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है कि गुजरात में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। उम्मीद है दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलेगी और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी एक दिन पुरानी पेंशन हासिल कर सकेंगे। पेंशन की लड़ाई वाजिब लड़ाई है, लड़ते रहिए। ब्रेक ले लीजिए। वीडियो वायरल ना हो तो बहुत सारी सच्चाई का पता ना चले। कई बार लगता है कि वीडियो अपने आप में पत्रकार बन गया है। जो काम पत्रकारों को करना चाहिए वो वीडियो वायरल होकर कर दे रहा है। वरना आप जान ही नहीं पाते कि कबड्डी के खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसा जा रहा था। यह घटना सहारनपुर की है। ये स्तब्ध करने वाली तस्वीरें हैं टॉयलेट के भीतर खाना रखने और परोसे जाने की। 4 दिन पहले सहारनपुर में एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान ये वाकया हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियां टॉयलेट के भीतर अलग अलग बर्तनों में रखे चावल और सब्जियां ले रही हैं। इनके पास एक कागज के टुकड़े पर छोड़ी हुई पूरियां दिखाई पड़ रही हैं।
इस 1 मिनट के वीडियो में कैमरा पैन होकर यूरिनल और वॉश बेसिन दिखाता है और फिर उसके दरवाजे के पास फर्श पर रखी चावल की प्लेट दिखाता है। खिलाड़ी खाना लेकर बाहर जाते देखे जा सकते हैं। एक अन्य वीडियो में कामगार बर्तन उठाकर उसे बाहर ले जाता है जहां खाना पकाया जा रहा है। ये मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सहारनपुर स्पोर्ट्स ऑफिसर को निलंबित कर दिया है। उसने दावा किया था कि जगह की कमी से खाना चेंजिंग रूम में रखा गया था। नहीं, बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था। असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है, इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है, उसके अंदर उसको खाने का सामान को रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कहीं जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके खाने का व्यवस्था की जाएगी। कबड्डी खिलाड़ियों के साथ इस तरह की बदसलूकी पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी तरह तरह के प्रचार पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कायदे का इंतजाम नहीं कर सकती। वाईएसआर ने ट्वीट किया, यूपी में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना दिया गया। क्या बीजेपी इस तरह खिलाड़ियों का सम्मान करती है? शर्मनाक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह ने इसे अपमानजनक बताया। इसी संबंध में जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई थी, इसमें एक जांच मैंने भी एडीएम-एफआर को दिया है और वो जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर 3 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद इसमें जो है जो भी और आवश्यक कार्रवाई रहेगी और शासन को जो भी जिस तरीके से अवगत कराना है वो हम लोग शासन को भी अवगत कराएंगे। इस कहानी की सबसे अजीबोगरीब बात शायद ये है कि सरकारी अफसर ये बहाना मार रहे हैं या ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि उनके पास और कोई जगह नहीं थी कबड्डी के खिलाड़ियों को खाना सर्व करने के लिए टॉयलेट के अलावा। सहारनपुर में अशोक कुमार और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।